साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि धारा 370 का मुद्दा पिछले दिनों गरमाया रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष द्वारा एक रेजोल्यूशन विधानसभा में पेश किया गया जिसमें उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस की डिमांड की। तो रेस्टोरेशन की जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात जो स्पेशल स्टेटस हमारा था वो धारा 370 की वजह से था, और धारा 370 के अलावा कोई भी हमारा स्पेशल स्टेटस नहीं था। जब आप रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं तो आप रेस्टोरेशन ऑफ 370 की बात करते हैं। तो आल्दो उस रेजोल्यूशन में 370 डायरेक्टली मेंशन नहीं था, लेकिन जब आप रेस्टोरेशन आपने मांगी तो इट मीन्स आपने रेस्टोरेशन जो है धारा 370 की मांगी। तो ये मुद्दा फिर से गरमाया, फिर से ये इशू जो है अराइज हुआ। और ये इशू अराइज होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे बाहर दो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर के दो राज्य जहां इलेक्शंस हैं, और भाजपा इसका फ़ायदा उधर उठाना चाहती है, जिस वजह से विधानसभा में ये मुद्दा लाया गया और इसके ऊपर जो मुद्दा को गरमाया गया ताकि इसका बेनिफिट लिया जा सके। लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि धारा 370 है क्या, क्योंकि अब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ आवाज़ें ऐसी भी उठ रही हैं जो कहती हैं कि धारा 370 को जो हटाया गया, गलत हटाया गया, इसका जो नुकसान है हमें भुगतना पड़ रहा है, ऐसा कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है। तो ऐसा क्या था इस धारा 370 में कि इसका हटाया जाना जरूरी था, या ऐसा क्या इस धारा 370 में था कि इसको रिटेन करना जरूरी था? तो ये हम जानेंगे। इससे पहले कि हम ये इन विषयों के ऊपर अपनी ओपिनियन बनाए, आप सबको राइट है अपने अपनी ओपिनियन बनाने का। जो आपकी ओपिनियन है वो आपको बनाने का राइट है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। लेकिन ओपिनियन बनाने से पहले जो हमारे फैक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, ताकि हम जो ओपिनियन बनाएं वो एक वेल रीजनड ओपिनियन हो, वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो। तो इसलिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो धारा 370 के रिगार्डिंग शॉर्टकट में बहुत ही संक्षेप में मैं आपके सामने रखूं, ताकि आप जान सकें कि धारा 370 बेसिकली क्या थी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में कब लागू हुई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। तो हमारा जो विलेज जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ हुआ था वो अक्टूबर 1947 में हुआ। तो अक्टूबर 1947, फिर 1948, 49 और फिर 26 जनवरी 1950, इस दौरान कोई भी धारा 370 जो थी वो हमारे संविधान में नहीं थी। धारा 370 का कोई रोल नहीं था, क्योंकि धारा संविधान ही लागू नहीं हुआ था। तो हम बिना धारा 370 के भी भारत के अंग थे। अब जब 26 जनवरी 1950 आई, भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसमें एक धारा थी, धारा 370, वो भी हमें अप्लाई की गई। अब ये धारा 370 क्या कहती है? धारा 370 कहती है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ धारा 1 और धारा 370 ही अप्लाई करेंगी, बाकी पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर को अप्लाई नहीं करेगा। तो अब इसका क्या इफेक्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर पड़ता है? तो आप देखते हैं कि संविधान जो बताता है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होगा, संविधान ही बताता है कि हमारे देश में जो है फंडामेंटल राइट्स होंगे, संविधान बताता है कि एक निष्पक्ष जो है इलेक्शन कमीशन होगी जो चुनाव करवाएगी। तो ये मेन प्रोविजंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये संविधान में थे, जो जनता को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो ये कोई भी प्रोविजन डायरेक्टली हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। यानी कि जब धारा 370 संविधान पास हुआ तब ना ही सुप्रीम कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन हमारे ऊपर थी, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन हमारे ऊपर थी, ना ही आपका जो फंडामेंटल राइट्स जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। जो फंडामेंटल राइट्स जो है एक बेसिक राइट जो है, बेसिक राइट माना जाता है एक सिटीजन का, वो फंडामेंटल राइट्स है। जब हम किसी कानून को चैलेंज करते हैं तो कब चैलेंज करते हैं? हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो हम उन कानून को भी चैलेंज करते हैं। कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं बनाया जा सकता। हमें जो ट्रेड का अधिकार है एज ए फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिला। हमें जो बोलने का अधिकार है, एसोसिएशंस बनाने का जो अधिकार है, एज ए फंडामेंटल राइट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन है उनके कारण मिले। लेकिन ये जो 1950 में लागू किया गया संविधान, उसमें कोई भी फंडामेंटल राइट जम्मू कश्मीर के नागरिकों को नहीं था। राइट टू जो प्रैक्टिस रिलीजन था, जो आपको अपना धर्म को फॉलो करने का जो राइट है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं था धारा 370 में। अब जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 एक लागू किया गया, तो धारा 370 में एक प्रोविजन था जो कहता था कि
धारा 1 और धारा 370 तो जम्मू कश्मीर को अप्लाई करेंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस भी अप्लाई कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर लिखेंगे, बाय ऑर्डर कहेंगे कि ये प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। वो प्रोविजन या तो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में अप्लाई कर सकते थे या या मॉडिफाइड करके किसी मॉडिफिकेशन के साथ या एक्सेप्शंस के साथ भी अप्लाई कर सकते थे। तो जो पहला प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डर इशू किया गया वो 1950 में इशू किया गया। उसके तहत जो हमें मेन मिला वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हमारे ऊपर आई, लेकिन जो सिविल मैटर्स से जो अपील थी वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं कर सकते थे। पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग जो सिविल मैटर्स में अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे, क्रिमिनल मैटर्स में कर सकते थे, जो स्पेशल लीव लेके अपील कर सकते थे, तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग तो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील्स कर सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग नहीं कर सकते थे। फिर जो दूसरा प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा 1950 के ऑर्डर के द्वारा किया गया, इलेक्शन कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन था इधर एक्सटेंड की गई, तो ये 1950 में आया। लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमें 1950 में प्रेसिडेंट ऑर्डर जो 1950 में इशू हुआ उसके तहत हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले, हम फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव्ड रहे। तो जो 1950 में जब फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले, इट मीन्स हमें जो फंडामेंटल राइट्स की अगर हमारी वायलेशन होती है तो हम कहीं भी कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। अब 1954 में जो पॉलिटिकल सिचुएशन जे&के में चेंज हुई, 1954 में एक और प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डर पास किया गया जिसके तहत काफ़ी सारा भारत का संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया गया, क्योंकि ओरिजिनल 370 कहती थी कि उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करेगा जे&के को जितना प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के साथ कहेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स की जो एप्लीकेशन आई जम्मू कश्मीर में वो 1954 में आई जब प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डर इशू किया गया। इसके तहत ही ना केवल फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी प्रोविजन जिसमें अगर सरकार गलत काम करती है तो उसको हटाया जा सकता है राज्य की सरकार को, वो प्रोविजंस भी 1954 में लागू किए गए। तो जो जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है वो जो बढ़ावा मिला वो ज़्यादा बढ़ावा 1954 में मिला। इससे पहले जो था काफ़ी स्वायत्तता जम्मू कश्मीर को थी, जिसका फ़ायदा जो है एनसी ने काफ़ी ज़्यादा उठाया। और ये मेन इशू था, ये जब कश्मीर की तंजीमें थी ये दिखाने के लिए यूज़ करती थी धारा 370 को। देखिए यहाँ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जो है कोई रोल नहीं है, यहाँ इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं है, इमरजेंसी प्रोविजंस नहीं है। तो ये दिखाने की कोशिश की जाती थी इंटरनेशनल लेवल पे कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जे&के की इंटीग्रेशन, जो जे&के का विलय है, एक्सेशन है इंडिया के साथ, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क के रूप में ये धारा 370 का इस्तेमाल करते थे। साल 2019 में धारा 370 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट की गई और धारा 370 में ये लिख दिया गया कि भारत का पूरा संविधान जो है जम्मू कश्मीर में लागू होगा। तो इस तरीके से जो एक नरेटिव तैयार करने की कोशिश की जाती थी ये एनसी-पीडीपी द्वारा कि भारत में पूर्णतः विलय जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर एक कंट्री विद इन ए कंट्री है। तो ये जो भ्रम था ये पूरी तरह से खत्म हुआ। इसका हमें बहुत सारा बेनिफिट है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें बेनिफिट है। और दूसरा, जो भी कोई बाहर का लोग या हम लोग जब पढ़ते थे, मोस्टली एक्ट में यही पढ़ते थे, इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक भावना को बढ़ावा देता था कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग नहीं है या पूरी तरह से अंग नहीं है। तो जब पूरे का पूरा संविधान हमारे ऊपर लागू हुआ तो वो ये जो क्वेश्चन मार्क था, ये जो क्वेश्चंस उठाए जाते थे कश्मीरी तंजीमों के द्वारा, उसके ऊपर पूर्णतया विराम लग गया। और भारत का जो संविधान है जब पूरी तरह से लागू हुआ तो इस तरीके की जो सोच है, इस तरीके की सोच का खात्मा हुआ कि जो ये शो करना चाहते थे कि हम जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, अलग आप एक स्वायत्त राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में रोल इंडिया का इतना ही रहे कि वो अपनी सेनाएं भेज दे, पैसा देता रहे और बाकी पूरे का पूरा कंट्रोल जो है एनसी और पीडीपी अपने हाथ में रखना चाहते थे। इसका खामियाजा भी हमने भुगता। जब धारा 370 थी अपने पहले फॉर्म में, जब इनके पास पूर्णतः स्वायत्तता थी, तो जो डोगरा कल्चर है, महाराजा हरि सिंह जी को बाहर निकाला गया। जो डोगरा कल्चर है उसको प्रमोट होने से रोका गया, इन्होंने डोगरा कल्चर को कहीं प्रमोट नहीं किया। अब कुछ नुकसान भी धारा 370 के टूटने के हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धारा 370 टूटने से पूरे का पूरा संविधान
जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू हो गया। तो भारत का जब संविधान जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू हुआ, जो प्रोविजंस बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में थे वो प्रोविजन हमारे ऊपर लागू हुए, जिसकी वजह से जो लोग हैं, बाहर के लोग आके इधर जॉब ले सकते हैं, बाहर के लोग जो हैं इधर आके अपने लैंड खरीद सकते हैं। तो जो आमतौर पे नागरिक समझते थे वो इतना ही समझते हैं कि धारा 370 की वजह से सिर्फ दो ही इफेक्ट उसके थे कि एक कोई लैंड हमारा नहीं ले सकता और एक कोई हमारी जॉब नहीं ले सकता, जबकि ऐसा नहीं है। कि दो इफेक्ट भी थे धारा 370 के होने के, लेकिन धारा 370 की वाइड इम्प्लीकेशंस थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का रोल भी इधर कर्टेल होता था। अगर प्रेसिडेंट के ऑर्डर ना इशू किए जाते तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल जम्मू कश्मीर में ना होता, इलेक्शन कमीशन का कोई रोल जम्मू कश्मीर में ना होता, जो आप ये देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज कोई रोल नहीं होता, इमरजेंसी प्रोविजंस है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं करती, वो बिल्कुल वो कोई भी प्रोविजन जम्मू कश्मीर में ना होता। अब धारा 370 हटने की वजह से हमें जो नुकसान हुआ, क्योंकि हमें कानून बनाने के अधिकार ज़्यादा थे, धारा 370 का एक इम्प्लीकेशन ये भी थी कि हमारी असेंबली को बाकी असेंबलीज के मुकाबले कानून बनाने का ज़्यादा अधिकार था, जिस वजह से हमारे कुछ कानून थे जिसमें बाहर के लोग इधर आके जॉब नहीं ले सकते थे, बाहर के लोग लैंड इधर नहीं ले सकते थे। अब जो बीजेपी को चाहिए था वो ये करना था कि आपको धारा 370 के तहत आपको पूर्णतः आपने संविधान लागू किया, बिल्कुल वेलकम स्टेप है, लेकिन साथ साथ ही ये चाहिए था कि आप एक स्पेशल प्रोविजन लाते जिसके तहत आप लिखते कि जम्मू कश्मीर में जो लैंड है वो जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद सकते हैं केवल, और जो जम्मू कश्मीर में जॉब्स हैं वो केवल जम्मू कश्मीर के लोग ले सकते हैं। इस तरीके से आप एक बैलेंस मेंटेन कर सकते थे। एक तरफ से पूरे का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हो जाता, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो ग्रेटर इकॉनमी की बात करते हैं, जो स्वायत्तता की बात करते हैं, जो कंट्री विद इन ए कंट्री बनाने की बात करते हैं, जो भारत का विलय पाकिस्तान के साथ होना देखना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा बजता है। साथ 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 उसके डोगरा जो हैं हमारे, उनके कल्चर का भी बचाव होता। अगर आप ये दो प्रोविजन हमें दे देते कि हमारे लैंड में हमारे राइट्स को रिजर्व करते और हम जॉब्स में हमारे राइट्स को रिजर्व करते। अब प्रश्न ये उठता है कि भाजपा ने जम्मू से वोट लेकर जम्मू के लोगों को हितैषी अपने आप को बताकर उसके बावजूद भी ऐसा प्रोविजन हमें क्यों नहीं दिया जिससे डोगरा कल्चर की आइडेंटिटी बचती, जिससे डोगरा लोग जो हैं उनको जॉब्स मिलते हैं, उनके लैंड जो हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। तो वजह साफ थी कि अगर आप आम नागरिक की बात करें, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो चाहे जम्मू कश्मीर के बाहर का हो, सबके दिमाग में एक ही बात है कि धारा 370 का सिर्फ इतना ही मतलब है कि उसकी वजह से हम लैंड नहीं ले सकते जम्मू कश्मीर में, और उसकी वजह से जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं जम्मू कश्मीर में जॉब नहीं ले सकते। अगर ये दो प्रोविजन हमारे लिए कर दिए जाते स्पेशल प्रोविजन लाके, तो भाजपा ये नहीं दिखा पाती कि उन्होंने धारा 370 को तोड़ दिया है। आम नागरिकों के लिए कोई लेना देना नहीं था, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए कोई लेना देना नहीं था कि जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। उनको दो ही इंटरेस्ट थे जम्मू कश्मीर में कि वो जम्मू कश्मीर में लैंड भी ले पाए और जम्मू कश्मीर में जॉब भी ले पाए। तो अगर धारा 370 को पूर्ण हटाने के बाद या अमेंड करने के बाद और संविधान को पूर्णतया जम्मू कश्मीर में लागू करने के बाद ये दो प्रोविजन रख दिए जाते, तो बाहर जितने भी रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं उनको लगता है धारा 370 तो टूटी नहीं, जिसको ये तोड़ना कहते हैं, धारा 370 में कोई संशोधन हुआ ही नहीं। तो इसीलिए रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों को दिखाने के लिए भाई धारा 370 हमने तोड़ दी है, ये दिखाने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की बलि दी, खास करके जम्मू के डोगरा की बलि दी, क्योंकि जो इफेक्ट हमारे लैंड और जॉब को प्रोटेक्ट करने से नहीं हो रहा है वो जम्मू के डोगरा के ऊपर पड़ रहा है। हाल ही में आपने रिक्रूटमेंट्स देखी, जितने रिक्रूटमेंट्स निकल के आई, या तो उधर कश्मीर के लोग दिखे, तो जहाँ यूपी बिहार के लोग दिखे। अगर हमारी जॉब्स, हमारा ये लोगों का मानना था कि 90% जॉब जो है कश्मीर के लोगों के पास चली जाती हैं और 10% हमारे पास आती है, अगर वो जब धारा 370 तोड़ने के बाद आपने बाहर के लोगों को भी इधर जॉब करने का राइट दे दिया, तो वो जो 10% जॉब्स हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगी, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है और लोगों को ये लगेगा कि ये दो प्रोविजन तो सिर्फ धारा 370 की वजह से थे। तो जो जम्मू के लोग धारा 370 का विरोध करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी धारा 370 का समर्थन करने लगे सिर्फ ये समझ करके कि भाई ये दो प्रोविजन ही आएंगे, अगर धारा 370 वापस आती है तो सिर्फ ये दो राइट्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर धारा 370 ओरिजिनल फॉर्म में वापस आती है और कोई प्रेसिडेंट ऑर्डर नहीं रहता है, तो उस समय
जो धारा 370 ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने का नुकसान, आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई माइनॉरिटी के लिए कोई राइट नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटरवीन नहीं कर सकता। ये सब कुछ हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। और साथ ही साथ धारा 370 के अमेंडमेंट के बाद जो नुकसान हमारे हुए हैं, उन नुकसान को खत्म करने के लिए आप बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाए। वो स्पेशल स्टेटस रेस्टोरेशन ऑफ 370 की डिमांड हम नहीं करते। हम डिमांड करते हैं कि आप हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए विद रिस्पेक्ट टू जॉब, विद रिस्पेक्ट टू आवर रिसोर्सेज, विद रिस्पेक्ट टू आवर लैंड्स। तो जो जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यूज किए जाएं। जो जम्मू कश्मीर का लैंड है वो जम्मू कश्मीर के लोग खरीद सकें, बाहर के लोगों का इसके ऊपर कोई अधिकार ना हो। और खास करके जॉब्स, जो जॉब्स जम्मू कश्मीर में क्रिएट होती हैं वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देश हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, आप डोगरा कल्चर को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं, आप हमें स्केपगोट्स बना रहे हैं। और आपकी वजह से जम्मू कश्मीर के डोगरा का कल्चर जो है, जो कम स्पीड में खत्म हो रहा था, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब खतरा ना केवल कश्मीर से है, अब खतरा जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन सब से हमारे कल्चर को भी खतरा है, उन सब से हमारे जॉब्स को खतरा है, हमारी एम्प्लॉयमेंट को खतरा है, तो हमारे युवाओं को खतरा है। तो यदि आप देश हित में कार्य के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डोगराओं के लिए भी एक अच्छा सुविचार अपने दिमाग में रखते हैं, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हम यही डिमांड करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है हमारे लैंड, जॉब्स और रिसोर्सेज में जो रिजर्व करें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, ताकि किसी भी तरीके से जो कश्मीर की पार्टियां हैं, जो एंटी नेशनल पार्टियां हैं, जो पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चलाना चाहती हैं या जो इधर ग्रेटर इकॉनमी की बात करती हैं, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करती हैं, तो इन सब का एजेंडा कहीं ये मिसयूज ना करें। इन दो बातों को लेकर लोगों में ये जाकर ये भावना पैदा ना करें कि 370 को वापस लाया जाए। तो उस समय वो सिचुएशन जो है वो पूरे देश के लिए फैटल होगी, जो भी केंद्र सरकार होगी उसके लिए फैटल होगी। क्योंकि लोग जम्मू कश्मीर में 370 को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं जितनी अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो आप ये समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं यदि केंद्र सरकार अमेंडमेंट करती है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत स्पेशल स्टेटस ग्रांट करती है, जिसके तहत जो है हमारे लैंड और हमारे जॉब्स और हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए रिजर्व किए जाएं, ताकि हमारे युवाओं को कोई भी कश्मीर की तंजीम जो है वो बरगला ना सके, कोई भी कश्मीर की तंजीम अपने एंटी इंडिया एजेंडा पे ना लेके जा सके। तो आप ये केंद्र सरकार से फिर से मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए, स्पेशल स्टेटस हमें दीजिए, ताकि हमारे लैंड, जॉब्स एंड रिसोर्सेज जो हैं हमारे लोगों के लिए रिजर्व रहें और बाहर के लोग जो हैं उसका इस्तेमाल ना करें। जय हिंद, जय जम्मू, जय डॉक्टर।